नमस्कार, रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन ग्राम विकास और समाज से संबंधित है। ग्राम विकास और समाज से संबंधित प्रश्न लेखपाल, वीडियो, आरओ, एआरओ जैसे एग्जामों में बराबर पूछे जाते हैं। इसीलिए इन एग्जामों को या इन एग्जामों की दृष्टि से हम ग्राम विकास एवं समाज के प्रश्न लेकर आए हैं। उस सेशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यद्यपि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे या प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज का पहला प्रश्न, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून तक, 30 जून से 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। इसका उत्तर है आ, अर्थात 1 जुलाई से 30 जून तक, अर्थात 1 साल का। जिस तरह से बजट सत्र होता है, शिक्षा सत्र होता है, उसी तरह से कृषि सत्र भी या कृषि वर्ष भी होता है। याद रहे, कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहा जाता है। इसका समय कब से कब तक है? 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न, भू अभिलेख या भूलेख निरीक्षक कौन होता है? कानूनगो होता है, तहसीलदार होता है, लेखपाल होता है, या कानूनगो या राजस्व निरीक्षक कौन होता है? इसका उत्तर है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक भूलेख निरीक्षक अधिकारी होता है। याद रहे, भूलेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरा और खतौनी की जांच करना होता है। क्या करना होता है? लेखपाल के खसरा और खतौनी का जांच करना होता है। लेखपाल का केवल इतना ही काम होता है कि वो खसरा खतौनी निर्मित करता है, साथ ही साथ जो वार्षिक रजिस्टर होता है उससे भी तैयार करता है। इन सभी की देख या निरीक्षण कौन करता है? या तो कानूनगो करता है या राजस्व निरीक्षक करता है। अगला, अमीन कौन होता है? कानूनगो का सहयोगी, तहसील निरीक्षक, भू राजस्व की वसूली करने वाला, या कानूनगो या राजस्व निरीक्षक का सहायक अर्थात अमीन। हमने देखा होगा कि तहसील में, कचहरी में लेखपाल के साथ में एक अमीन उपलब्ध होता है, यानी बैठा होता है। इनका काम क्या होता है? क्या ये तहसीलदार, तहसील के निरीक्षक, मतलब अमीन जो तहसील निरीक्षक होता है क्या, या कानूनगो का सहयोगी होता है, या कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, इन दोनों का सहयोगी होता है? क्या होता है? अमीन का काम होता है कि जो भू का राजस्व है, यानी भूमि का जो राजस्व है, इसकी वसूली करना। क्या काम होता है? भूमि की वसूली करना। तो कौन हुआ वसूली करने वाला? उत्तर दा, भूमि की वसूली करने वाला। यह कार्य किसके तहत करता है या किसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? हमने अभी बताया था कि प्रत्येक तहसील में, अब तहसील का सब उच्चाधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। तो फिर अमीन किसके अधिकार क्षेत्र में आया? तहसीलदार के। दूसरा बताया था कि प्रत्येक लेखपाल के साथ होते हैं, तो फिर किसके अधिकार क्षेत्र में हुआ? लेखपाल के भी। अर्थात जो अमीन होता है ये लेखपाल और तहसीलदार, इन दोनों के अधीन कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रथम मंगलवार, तृतीय मंगलवार, प्रथम व तृतीय मंगलवार, या सेकेंड सैटरडे, यानी दूसरे शनिवार को। पता होगा कि प्रत्येक माह 2 तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तहसील जो क्षेत्र, जितनी दूरी में उस तहसील का क्षेत्र लगता है, उतनी दूरी के या उतनी क्षेत्र के लोगों की जो शिकायतें हैं उनकी यहाँ पर सुनवाई की जाती है। यहाँ पर वो आते हैं, अपनी शिकायतें रखते हैं, जिन पर वहाँ पर उपस्थित जो अधिकारी होते हैं उनकी जांच करते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं। तहसील दिवस के समय पर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक जैसे विभिन्न बड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं। तहसील दिवस का आयोजन कब कब होता है? तो प्रथम और तृतीय मंगलवार को होता है। कब कब होता है?
प्रथम और तृतीय मंगलवार को होता है। यह 10 बजे से स्टार्ट होता है। कोई भी देखो ऑफिस खुलने का समय भी कितना होता है, 10 बजे से। तो तहसील दिवस का भी आयोजन किस समय से होता है, 10 बजे से। इसमें होता क्या है कि तहसील क्षेत्र के जो जनता है उनकी शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना, किसके द्वारा, उच्चाधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1954 में, 1952 में, 1947 या 1956 में? इसका राइट आंसर है 1954 में। चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1954 में हुआ है। याद रहे, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में तो हुआ, परंतु कहाँ से हुआ? सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले की कैराना तहसील से हुआ था। साथ ही साथ सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से भी हुआ। जब यहाँ पर 1954 की कैराना व मुसाफिर खाना तहसीलों की जो चकबंदी योजनाएं लागू की गई, ये सफल हुई, उसके बाद 1958 से संपूर्ण प्रदेश में, कहाँ, संपूर्ण प्रदेश में चकबंदी योजना लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है? खसरा द्वारा, खतौनी द्वारा, चकबंदी द्वारा या जमाबंदी रजिस्टर द्वारा? इसका उत्तर है चकबंदी द्वारा। किसके द्वारा? चकबंदी द्वारा। क्यों, कैसे? क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है? लेखपाल का काम होता है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो भूमि आबादी होती है या फिर जो गांवों में छोटे छोटे चक होते हैं, ये बटी होती हैं, इन सभी को चकबंदी के द्वारा एक जगह पर ले आया जाता है। करने वाला कौन होता है? लेखपाल होता है। इसी में गांव की जो आबादी होती है, इनकी भूमि निकाली जाती है। तो गांवों की आबादी की भूमि किसके द्वारा निकाली जाती है? चकबंदी द्वारा। महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है चकबंदी में? लेखपाल का होता है। किसका होता है? लेखपाल का होता है। देखो, प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 2 प्रश्न दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? लेखपाल, जिलाधिकारी, चकबंदी आयुक्त, उप जिला अधिकारी? इसका उत्तर है, देखो यहाँ पर प्रमुख की बात कर रहा है, क्या लेखपाल प्रमुख है? नहीं, चकबंदी विभाग का लेखपाल मात्र एक कार्य करता है, एक कर्मचारी है। जिलाधिकारी, जिलाधिकारी क्या करता है? जिलाधिकारी चकबंदी विभाग का नहीं होता है, बल्कि राजस्व विभाग का होता है। और जो जिलाधिकारी होता है, ये जिला स्तर पर राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी होता है। इसीलिए जिलाधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह राजस्व को कलेक्ट करता है। उप जिला अधिकारी अर्थात एसडीएम, एसडीएम एक राजस्व प्रमुख हो सकता है, परंतु चकबंदी विभाग का प्रमुख नहीं होता। यहाँ पर प्रमुख की बात किया जा रहा है, अर्थात चीफ की बात किया जा रहा है। तो चीफ कौन होता है? चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। याद रहे, चकबंदी आयुक्त मंडल स्तर का अधिकारी होता है। कौन से स्तर का होता है? मंडल स्तर का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, जिला स्तर पर चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी, चकबंदी आयुक्त, उप जिलाधिकारी, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी? अभी हमने बताया था चकबंदी आयुक्त यह जिला स्तर का नहीं होता है, मंडल स्तर का अधिकारी होता है, परंतु यहाँ पर जिला स्तर की बात की जा रही है। हमने जिला अधिकारी बताया था, यह जिला स्तर का होता है, लेकिन चकबंदी विभाग का नहीं, राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। उप जिला अधिकारी भी राजस्व विभाग का होता है, परंतु यहाँ पर चकबंदी विभाग की बात की जा रही है। तो बचता क्या है? उत्तर बी, अर्थात जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। याद रहे, जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी उप संचालक चकबंदी अधिकारी होता है। यह बैठता कहाँ है? यह बैठता है, देखो, प्रत्येक जिले में एक विकास भवन होता है, जहां पर जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अर्थात कहाँ बैठता है? विकास भवन में बैठता है प्रत्येक जिले के। अगला प्रश्न सॉरी, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन कार्य करते हैं? जिलाधिकारी के, चकबंदी आयुक्त के, जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी
या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा चकबंदी आयुक्त। याद रहे, अगर पूछा जा रहा है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन कार्य करते हैं तो चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करते हैं तो राजस्व जो लेखपाल हैं वो जिलाधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि जिला में चकबंदी लेखपाल मतलब चकबंदी लेखपाल किस जिला चकबंदी अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं तो उसका उत्तर होगा जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। क्यों? क्योंकि जिले का प्रमुख चकबंदी का कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी होता है। इसलिए जिले के मतलब चकबंदी लेखपाल जिले के किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं तो जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। परंतु अगर सीधा प्रश्न है कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन कार्य करते हैं तो इसका उत्तर होगा चकबंदी आयुक्त। क्या होगा? चकबंदी आयुक्त। यहीं पर राजस्व लेखपाल की बात आ जाए तो राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करेंगे? जिला अधिकारी के तहत कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? 1953, 1947, 1956 या 1950? कब बना? तो इसका उत्तर है 1953। 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम बना था। जोत चकबंदी अधिनियम के कुछ धारा हैं, जैसे धारा 7, चकों को तरमीन कर यानी नाप जोख कर, तरमीन का मतलब होता है नाप जोख करना, तरमीन कर भूमि चित्र में संशोधन किया जाता है। धारा 7 के तहत चकों को तरमीन कर यानी नाप जोख कर भूमि चित्र में संशोधन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि जैसे किसी के पास 4 बीघे जमीन थी, उसने उसी के पास 2 बीघे और ले ली। जो सालाना जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में 4 साल पर किया जाता है। ऐसे समय पर प्रत्येक 4 साल बाद जो धारा 7 है इसके तहत पूरे का नापजोख किया जाता है, और जो मालिकाना होता है 4 था, 2 बीघे और खरीदा अर्थात 6 बीघा हो गया, तो उसके नाम पूरे 6 बीघे किया जाता है। ठीक, इसी तरह से धारा 10 है, इसमें क्या होता है? जो मालियत लगने के बाद चकों की संशोधित खतौनी तैयार किया जाता है। यानी जो मालियत लगती है, यानी फसल में जो मालियत लगी है उनकी मतलब संशोधन किया जाता है और खतौनी तैयार की जाती है। आज का प्रश्न या आज का सेशन यहीं तक था। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।